नमस्कार, सेहतनामा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपकी सेहत और उससे जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में। और इसी पर आज बातचीत करने के लिए इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं श्री संकल्प हॉस्पिटल रायपुर से हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र उपाध्याय, जो कि आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब आपको देंगे। और आपको भी अगर कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार यहाँ पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर शैलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम सेहतनामा में। सर, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे, और आजकल ये बहुत कॉमन बीमारियां हो गई हैं, हड्डी रोग क्या है, कैसे उसके सिम्टम्स हैं, किस तरीके से वो नजर आना शुरू होता है? हड्डी की जो बीमारियां हैं वो आजकल सामान्यतया कमर दर्द, गर्दन का दर्द, एड़ियों में दर्द और जनरलाइज्ड बॉडी पेन, जिसको हम कह सकते हैं कि लगभग मरीज बोलता है कि मुझे सब जगह दर्द हो रहा है, इधर उधर कहीं पे भी दर्द होने लग गया है ना। तो ये सारी बीमारियां जो हैं अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, स्पेशली गर्दन का दर्द, क्योंकि कोविड में बहुत सारे लोग हैं वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कंप्यूटर लैपटॉप का चलन बढ़ गया है, मोबाइल का चलन बढ़ गया है। तो इस वजह से गर्दन और हाथ की जो समस्याएं हैं, अंगूठों का दर्द है, उंगलियों का दर्द है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल। सर, एक बीमारी है जो कहा जाता है कि उम्र के बाद जब हमें अपने स्वास्थ्य को जी सर, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आता हूँ अपने सवाल पर। एसी चल रहा है लेकिन ऐसा कोई हाँ, मैं भी उसी पक्ष की तरफ बढ़ रहा था कि दूसरी एक कॉमन प्रॉब्लम जो है, जो कि सदा सर्वदा से रही है, कि जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों की कमजोरी। इसमें एक उम्र के बाद धीरे 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 जो हड्डी है वो कमजोर हो जाती है। और जो हड्डी कमजोर होने की जो समस्या है वो समस्या से हम निजात पा सकते हैं अगर हम उसको प्लानिंग के साथ काम करें तो एक कॉन्सेप्ट जिसकी मैं बात करना चाहूँगा आज विशेष तौर से, वो है हेल्थ प्लानिंग। जी सर, बताइए। हम जैसे बाकी सारी चीज़ों की प्लानिंग करते हैं, उस तरीके से हम अपने स्वास्थ्य की भी प्लानिंग कर सकते हैं, जिसमें कि हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए हमको प्लान करके चलना होगा। लगभग 40-45 की उम्र से आजकल ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है। पहले तो महिलाओं में होता ही था, अब आजकल जो यंग वर्किंग मेल हैं उन लोगों में भी हो रहा है, क्योंकि एक विटामिन डी होता है जिसकी डेफिशिएंसी आजकल काफ़ी कॉमन हो गई है। ज़्यादातर लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, और विटामिन डी की कमी की वजह से जो हड्डी रहती है वो धीरे से कमज़ोर होते 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 इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो अपने शरीर का सामान्य भार भी नहीं उठा पाती है। तो इस समस्या के लिए अगर आप अपने जो निकट के जो अस्सी रोग विशेषज्ञ हैं उनसे थोड़ा सलाह लें, विटामिन डी की सही मात्रा जो है उसका सेवन करना शुरू करें, तो उससे तुरंत अपने को फायदा होता है। इसके साथ में ये है कि जो विटामिन डी हमारे शरीर में बनता है वो सूर्य की रोशनी से बनता है। तो सूर्य की रोशनी में हम पर्याप्त देर तक अपने आप को एक्सपोज करें, क्योंकि स्किन से बनेगा और चमड़ी पे आजकल स्किन की मतलब सूर्य की रोशनी जो है वो हम बर्दाश्त कम कर पाते हैं। बहुत सारे लोग आजकल सनस्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो विटामिन डी बनने से हमको वंचित कर देती हैं, जिसको कि इनएडिक्वेट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट भी कह सकते हो आप। बिल्कुल सर, एक तो ये समस्या है, प्लस कैल्शियम का जो हमारा डेली का रिक्वायरमेंट है। जी 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 सर, एक चीज़ और मेरे ज़हन में आ रहा था सवाल, चूंकि आप बात अपनी पूरी कीजिएगा, लेकिन इससे पहले ये एक सवाल आ रहा था कि सूर्य की रोशनी लेने का सही वक्त क्या है? मतलब ये बहुत से लोगों को नहीं जानकारी होती है। सर जो जी जी बिल्कुल, बेशक। ये क्या है कि जो सूरज की रोशनी है जिससे कि सबसे ज़्यादा विटामिन डी बनता है, वो है अल्ट्रावायलेट किरणें। और ये अल्ट्रावायलेट किरणों का जो मात्रा है पर्याप्त मात्रा में हमको मिलती है करीब 10:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक। जी जी, जिस समय आपकी परछाई जो है आपके हाइट्स के बराबर या उससे छोटी हो, तो ये एक पैमाने के तौर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब आपकी परछाई आपसे बराबर या आपसे छोटी हो रही है तो इसका मतलब आपका शरीर, आपकी जो चमड़ी है उसमें विटामिन डी की मात्रा
पर्याप्त रूप से बन रही है। 10-15 मिनट अगर ऐसे सनलाइट में हम एक्सपोज कर लें अपने आप को, आधा घंटा कर लें एक्सपोज, तो काफ़ी मात्रा में विटामिन डी हमारे लिए बन जाएगी। बिल्कुल सर, गठिया तो का ये जिक्र भी सही समय है जिसमें कि विटामिन डी आपका देसी ये भाषा है, और गठिया से अमूमन बहुत से लोग जूझते रहते हैं एक उम्र के बाद। आपने कहा कि आजकल तो अब 40-45 के बाद भी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, तो गठिया से जो बचाव पहले का जो है आपने बताया बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन गठिया अगर हो गया और उससे आप जूझ रहे हैं तो फिर किस तरह से आप डॉक्टर्स के पास जाएं, सलाह लें, किन दवाइयों का इस्तेमाल करें, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, एक टीवी कार्यक्रम के माध्यम से जो सामान्य जनरल जिसको हम बोल सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस जो हम दे सकते हैं किसी मरीज को, वो ये है कि सबसे पहले हम ये समझें कि गठिया होता क्या है। गठिया मतलब होता है आपके जो जोड़ हैं उसमें समस्या उत्पन्न होना शुरू हो गई है, गांठ गांठ में आपको तकलीफ होना शुरू हो जाती है, और उस तकलीफ की वजह से जो है आप अपने दिनचर्या में जो डेली आपके जो रूटीन के कार्य हैं वो आप नहीं कर पाते हैं। तो ये गठिया जो है, इससे हम अपने आप को कैसे बचाएं, इसके लिए एकदम ज़रूरी है कि पहले हम अपने जोड़ों की सेहत के बारे में थोड़ा सा जागरूक हो जाएं। जी। जोड़ों की जो सेहत है वो 3 चीज़ों पे निर्भर करती है। सबसे पहले जोड़ 2 हड्डियों के बीच में बनता है, तो दोनों हड्डियां अगर आपकी मजबूत हैं तो वो जोड़ का जो कॉम्पैक्ट रहता है, इम्पैक्ट रहता है, उस इम्पैक्ट को अपने अंदर समाहित कर पाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हड्डी मजबूत है, उसके बाद आपके जो कार्टिलेज होता है, जो जोड़ों के किनारे एक वॉशर जैसा काम करता है, तो उस कार्टिलेज के स्वास्थ्य का हमको ध्यान रखना पड़ता है, जो कि शरीर दिन प्रतिदिन उसको मेंटेन करता रहता है। और तीसरी चीज़ जो जोड़ों के साथ रहती है, उसमें एक साइनोवियल फ्लूइड रहता है। ज़्यादातर हमारे शरीर के जो जोड़ हैं जिसमें मूवमेंट होता है वो साइनोवियल जॉइंट होते हैं। तो इसके अंदर एक लिक्विड होता है, और वो लिक्विड शरीर बनाता है और उसको एब्जॉर्ब करता रहता है। नए मतलब रिसाइकलिंग हो रही है आपके शरीर में, और ये लिक्विड बनेगा जब आपके जोड़ों की ब्लड सप्लाई प्रॉपर रहेगी, और वो ब्लड सप्लाई बहुत हद तक गवर्न होती है आपके मांसपेशियों की वॉल्यूम से। तो जिस जोड़ के आसपास में उसके मांसपेशियां अच्छी हैं, उसका मूवमेंट अच्छा है, बैलेंस्ड मूवमेंट हो रहा है, तो ब्लड सप्लाई ठीक ठाक रहती है वहाँ की, और साइनोवियल फ्लूइड का मूवमेंट ठीक होता रहता है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है किसी जोड़ के सही ढंग से काम करने में। आपने सर कार्टिलेज का यहाँ पर जिक्र किया, जिसके व्यायाम के द्वारा हो जाता है। एक शब्द बर्साइटिस भी एक शब्द है जी, और एक ये डॉक्टरी भाषा है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहेंगे। हाँ जी। बर्साइटिस क्या होता है सर कि जो जोड़ होते हैं इसके आसपास में जो लिगामेंट्स हमारे और टेंडन्स जो रहते हैं ना, जो कि जोड़ों को चलाने वाली मांसपेशियों के एक्सटेंशन कहा जा सकता है, रस्सी नुमा आकृति रहती है जी, और ये जोड़ों के आसपास रहती है। इन जोड़ों के और इन टेंडन्स के बीच में फ्रिक्शन ना हो, उसके लिए एक एडिशनल एक गद्दी जैसी चीज बनी रहती है जिसको बरसा कहा जाता है जी जी, है ना। तो ये बरसा जो है ये अपने आप में एक कुशन का काम करती है, तकिए का काम करती है। जब इस पे ज़्यादा दबाव पड़ने लग जाता है, जब ये बरसा जो है ये एबनॉर्मल फोर्सेस का सामना करती है, तो इसमें सूजन आ जाती है, जिसको कि बर्साइटिस कहा जाता है। बहुत कॉमन बर्साइटिस होता है कि जो घुटने के नीचे की जो जगह रहती है अंदर की तरफ में, घुटने से ठीक नीचे और अंदर की तरफ, वहाँ पे बहुत सारे जो दर्द के जो मरीज रहते हैं, घुटने के दर्द के, खासतौर से महिलाएं, उनका देखेंगे तो सूजन रहती है बहुत ज़्यादा। तो वो एक बहुत कॉमन बर्साइटिस है ना। एक बर्साइटिस कोहनी के नीचे होती, जो बच्चे जो हैं जैसे अब पढ़ रहे हैं, कोहनी टिका के अपना किसी हार्ड सरफेस पे, और वो उसमें फ्रिक्शन आने लग जाता है, तो कोहनी के नीचे एक सूजन सी, गठान सी हो जाती है। वो भी एक बर्साइटिस का मतलब वो है एग्जाम्पल। बिल्कुल। और इसी से मिलता जुलता एक चीज़ और है सर, लिगामेंट, इसका बड़ा जिक्र होता है, और बहुत से कॉमन लोग भी हैं इसके बारे में जानते हैं कि लिगामेंट कम है कि ज़्यादा है, और कैसे उसको केयर करनी है, वो सारी कुछ होते हैं। इसके बारे में एक बार विस्तार से लिगामेंट के बारे में थोड़ा सी जानकारी चाहिए। लिगामेंट जो होता है सर, ये जो जोड़ों को मतलब आसपास में स्टेबिलिटी देने के लिए, अब जैसा कि मैंने बताया था कि 2 हड्डियां या 3 हड्डियों के बीच में एक जोड़ बनता है,
अब 2-3 हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं तो इनकी स्टेबिलिटी कैसे हो, इसमें मजबूती कैसे आए। वो तो हड्डियां एक दूसरे के विपरीत भी मूव कर सकती हैं। तो उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए हड्डियों को जोड़ने वाला एक तंतु बना रहता है, धागा बना रहता है, जिसको कि लिगामेंट कहा जाता है। और लिगामेंट एक हड्डी से दूसरे हड्डी को जोड़ता है और जोड़ जो बनता है इसके बीच में, उसको ये स्टेबिलिटी प्रदान करता है। हर एक जोड़ में अलग अलग तरीके के लिगामेंट्स आपके संभव हैं, मतलब जो मौजूद होते हैं। कुछ लिगामेंट एक मूवमेंट को प्रोटेक्ट करता है, कुछ लिगामेंट दूसरे मूवमेंट को प्रोटेक्ट करता है। तो दे आर प्रोटेक्टिव टिश्यूज। ये बचाने के लिए हैं कि एबनॉर्मल मूवमेंट ना आ जाए, कहीं जाके एक मूवमेंट अपने आप रुक जाए। तो एक तरीके से समझें तो डोर क्लोजर की तरह है और प्रोटेक्शन के लिए। बिल्कुल सर। अमूमन हड्डियों में जब चोट होती है तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है और उस वक्त समझ में नहीं आता है कि तुरंत क्या इलाज करें। एक घरेलू उपचार क्या किया जाए डॉक्टर के पास जाने से पहले, क्योंकि डॉक्टर के पास पहुंचे तो आपके दर्द का इलाज हो सकता है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले अगर चोट लगती है तो क्या करना चाहिए? देखिए, एक बहुत बेसिक सिद्धांत है जिसका कि एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता हूं। उसको बोलते हैं राइस, RIC और E जी। ये 4 जो चीजें हैं, है ना। राइस एक बहुत कॉमन चीज है, सबको पता है, चावल को बोलते हैं। तो राइस का पहला शब्द है रेस्ट, R फॉर रेस्ट। तो आप जो भी हिस्सा जहां चोट लगी हुई है उस हिस्से को आराम से रख दीजिए, उसको आराम दीजिए। अगर मान लीजिए चुपचाप सीधा लेटने से ही आराम पड़ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि चलो ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है कि सीधा रखा नहीं जा पा रहा है, आराम नहीं रखा, मतलब संभव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अगर हड्डी में कहीं एबनॉर्मल शेप दिख रहा है तो कोई एक आध, जैसे लकड़ी का टुकड़ा हुआ या एक सिंपली तकिया है, तकिए को रख दीजिए, या अखबार होता है उसको कई परत में मोड़ के और उसको लगा के एक स्प्लिंट की तौर पे उसको अटैच कर दीजिए। क्रैप बैंडेज है या किसी भी एक कपड़े से या किसी चीज़ से उसको बहुत टाइट नहीं बांधना है, पर हल्के से उसको लगा दीजिए, जिससे कि वो एक पोजीशन में रेस्ट में आ जाए, है ना जी। अब दूसरा शब्द है आइस को डिनोट करता है बर्फ को, है ना। जहां चोट लगी है वहां ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, इंटरनल ब्लीड होता रहता है। तो जब हम बर्फ लगाते हैं उस एरिया में तो वो उस ब्लीडिंग को कम करता है और जो सूजन आ रही है उसकी तीव्रता को भी कम करता है। तो उस तरीके से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। तीसरा होता है सी माने कंप्रेशन। कंप्रेशन के लिए क्रैप बैंडेज भी आप याद रख सकते हैं। तो एक क्रैप बैंडेज होता है जिसको कि गुलाबी कलर की पट्टी रहती है और लोग गर्म पट्टी के रूप में भी जानते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्रैप बैंडेज को आप लपेट दीजिए, बहुत टाइट नहीं लपेटना है, इसको हल्के हाथ से लपेटिए और इससे थोड़ा कंप्रेशन मिल जाता है उस एक हिस्से में जहां स्वेलिंग बढ़ रही है। और तीसरा के बाद चौथा जो शब्द है वो है ई फॉर एलिवेशन, यानी उस जो अफेक्टेड हिस्सा है, जिस हिस्से में चोट लगी है, उसको नीचे न लटकने दें, उसको थोड़ा सा ऊंचा करके रखें ताकि ब्लड का जो फ्लो है वहां से शरीर की तरफ हो जाए वापस। तो आने वाला खून जो है वो थोड़ा सा जल्द अपनी एक लीवरेज मिल जाता है उसको, एक पोजीशन के अगेंस्ट एक इंक्लिनेशन मिलता है, तो वो स्वेलिंग धीरे धीरे कम होना शुरू होती है। तो ये फर्स्ट एड है जिसको कि घर में कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जानना चाहिए, ये हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि करना क्या है चोट लगने के बाद। बिल्कुल सर। और ये एक अगर बड़ा फ्रैक्चर है या कोई बड़ी चीज है तो सभी को समझ में आ जाता है कि यार ये चोट तो बड़ी हो गई है। तो उस अवस्था में आप उनको तत्काल जो नियरेस्ट डॉक्टर हैं, नियरेस्ट हॉस्पिटल या क्लिनिक है, वहां ले जाके और वहां पे जो है प्राथमिक उपचार प्राप्त करें और फिर वो डॉक्टर के निर्देशानुसार आगे का इलाज हो। बिल्कुल सर। जैसे कहीं चोट अगर लगी और तुरंत कैसे हमें पता लग पाएगा कि छोटा भी फ्रैक्चर है या नहीं है? ये मतलब क्या हम स्वेलिंग देखकर अंदाजा लगा सकते हैं? अंदाजा लगाने की बात कर रहा हूं। देखिए 3-4 चीजें होती हैं जो एक फ्रैक्चर के बेसिक कंपोनेंट में के तौर पे आप ले सकते हैं। सबसे पहला होता है एबनॉर्मल मोबिलिटी। कोई चीज जहां जो मूव नहीं होना चाहिए वो वहां से हिलने लग गई। जैसे कलाई के और कोहनी के बीच की हड्डी में अगर फ्रैक्चर हुआ और ये यहाँ बीच से हिल रही है, तो वो जो मूवमेंट आएगा उससे आपको समझ में आ जाएगा यार ये तो हड्डी टूट गई है। ये कोई भी बता देगा कि हाँ यार हड्डी टूट गई है। दूसरा होता है कि भाई माइनर फ्रैक्चर जिसके बारे में आपने जिक्र किया,
तो माइनर फ्रैक्चर में इतना ज़्यादा एबनॉर्मल मोबिलिटी नहीं आता है, बट डेफिनेटली माइनर फ्रैक्चर में सूजन आती है, एक डिसप्रोपोर्शनेट पेन होता है। चोट लगने पे एक ऐसा होता है कि यार चोट लगी, इतना दर्द हुआ और धीरे धीरे वो दर्द कम होता जा रहा है, मगर जब फ्रैक्चर का दर्द होता है वो उतनी जल्दी कम नहीं होता। कई सारी किताबों में फ्रैक्चर के दर्द को हार्ट अटैक के दर्द के बराबर तीव्र बताया गया है, तो बहुत तेज दर्द होता है। तो उससे भी मरीज को समझ में आ जाता है कि फ्रैक्चर हो गया है। और चौथी चीज़ ये है कि अगर जोड़ के आसपास का कोई फ्रैक्चर है तो वहाँ का मूवमेंट जो है उसका अफेक्ट हो जाता है, वो उतनी फ्रीली मूव नहीं कर सकता है ना। जैसे हमारे दूसरे हाथ का या दूसरे पैर का मूवमेंट है जितना आसान है, उतना आसान अगर इधर का भी मूवमेंट है, इसका मतलब बड़ी चोट नहीं है। पर अगर दोनों के मूवमेंट में बहुत सिग्निफिकेंट फर्क फील हो रहा है मरीज को कि नहीं यार इसको तो मैं हिला नहीं पा रहा हूँ, मैं इससे काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि उसमें फ्रैक्चर की संभावना है। बिल्कुल। और ऐसी अवस्था में हमको उसको स्प्लिंटेज देना चाहिए, जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था। हाँ। तो कोई लकड़ी का एक स्टील रूलर होता है जिसमें से हम लाइनें खींचते थे, या एक डंडा होता है उसको आप लगा दीजिए, या एक कुछ नहीं मिलता है तो आप एक सिंपली जो है एक तकिए में रैप करके तकिया बांध दीजिए, उससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है। अखबार होता है, अखबार को आपने मोड़ के और उससे भी एक स्प्लिंट का हम निर्माण कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो घर में अवेलेबल होती हैं, इसको फर्स्ट एड के तौर पे इस्तेमाल करके और हम जो है मरीज को फिर मूव करें किसी आसपास के क्लिनिक या डॉक्टर के पास में। तो ये चीज़ें हैं जिससे कि हम एक छोटे मोटे फ्रैक्चर का एक घरेलू उपचार हम कर सकते हैं। मगर इसका ये मतलब कतई नहीं है कि उसका हम पूरा इलाज घर पे ही करें। बिल्कुल कि डॉक्टर के पास आप गए ही एक्सरे होना चाहिए, आगे जाके उसका एक एक्सरे में अगर कोई चीज़ हाँ तो ये चीज़ है। घरेलू उपचार और एक्चुअल उपचार दोनों के बीच में जो है ना एक तारतम्यता, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। घरेलू इलाज इसके लिए कि यार अब मान लीजिए शाम को है या अर्ली मॉर्निंग है तो हम इमरजेंसी में जाके इमरजेंसी का लोड बढ़ाने के बजाय थोड़ा हमने फर्स्ट एड कर लिया, फिर जब हम ओपीडी है ओपीडी में चले गए और वहाँ जाके दिखा दिया हमने। बिल्कुल, थोड़ा सा आपको मतलब वक्त मिल जाता है खुद को दिखाने का। सर एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि इस वक्त सर्जरी भी जब होती है, लेकिन सर्जरी से पहले और जब आपके किसी भी कोई भी इलाज चल रहा हो उसमें और सर्जरी से पहले फिजियोथेरेपी क्या कारगर साबित होती है? क्योंकि फिजियोथेरेपी का आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसे फैशन के तौर पे भी लोग देखने लगे हैं कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ जाता हूँ, फिजियोथेरेपी लेता हूँ। सर देखिए क्या होता है कि ये एक टीम वर्क है। हाँ। एक ऑपरेशन जिसकी हम बात करते हैं या एक फ्रैक्चर हम अगर बात करें या हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं जिसमें कि मरीज ने रेस्ट ले लिया। हाँ। लेटेस्ट से कि 10 दिन 15 दिन किसी व्यक्ति ने एक हाथ का रेस्ट लिया है, उसको आर्म पाउच में उसने रख लिया। अब सामान्यतः उस हाथ से वो कितने सारे काम करता, पर चूंकि या तो प्लास्टर लग गया है या ऑपरेशन के दर्द की वजह से या किसी भी वजह से वो उस हाथ का इस्तेमाल अभी नहीं कर रहा है। तो धीरे धीरे उस हाथ की जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जो उस जगह के आसपास के जो जोड़ होते हैं उन जोड़ों में स्टिफनेस आ जाती है। अब उस जोड़ के स्टिफनेस को हम ओवरकम कैसे करें, उस कमजोरी को कैसे ठीक करें, इसके लिए एक ट्रेंड पर्सनल होता है जिसको हम फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट का एक बेसिक रोल है कि रिहेबिलिटेशन का जो काम है वो उस चीज़ को करे और हम उनके पास जाएं, वो आपको एक्सरसाइजेस बता देते हैं, वो आपकी थोड़ी बहुत जो है एक सिकाई करते हैं, या तो गर्म सिकाई या ठंडी सिकाई, मोम की सिकाई, मशीनों की सिकाई। कई बार वो ट्रैक्शन देते हैं, कई बार वो असिस्टेड एक्सरसाइज शुरू करते हैं, कई बार वो पैसिव एक्सरसाइज शुरू करते हैं, फिर वो एक्टिव एक्सरसाइज के लिए आपको बताते हैं। अब कसरत जो होती है ना सर, वो होती है एक चाकू की तरह। इसको गलत तरीके से अगर हम यूज करेंगे चाकू को सब्जी काटने के समय में, तो अपनी उंगली भी कट सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन सुपरविजन के तहत उसको सीखते हैं ना कि भाई सब्जी कैसी काटी जाए, उसी तरीके से कसरत कैसे की जाए, उस चीज को सीखने के लिए हमको एक फिजियोथेरेपिस्ट का हेल्प लेना चाहिए। और कई बार फिजियोथेरेपिस्ट आपके लिए एक्यूट इमरजेंसीज में भी काम कर देते, क्योंकि उनको फर्स्ट एड के बारे में पता है। तो आसपास कोई फिजियोथेरेपिस्ट हो और इंजरी हो तो आप उनको बुला के प्राथमिक तौर पे भी दिखा सकते हैं। वो कुछ क्रैप बैंडेज को आपसे तो बेहतर लगाएंगे,
तो ये सारी चीज़ें जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। तो फिजियोथेरेपिस्ट आज की डेट में समाज के और क्या कहना चाहिए कि उपचार के एक बहुत अहम कड़ी के तौर में है। और फैशन तो मैं नहीं कहूँगा, हम ज़रूरत ज़रूर कहेंगे। आज की डेट में हमारे को जितने फिजियोथेरेपिस्ट होने चाहिए उससे काफ़ी कम संख्या में फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद हैं। और मरीज ये सोचता है कि सर करा क्या रहे हैं, तो कसरत ही तो करा रहे हैं, कौन सा बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मगर वही छोटा सा काम जो है अगर सही तरीके से नहीं हुआ और इंजरी बढ़ गई तो फिर लेने का देना है ना। तो इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट की सेवाएं लेनी चाहिए। जब तक डॉक्टर आपकी सलाह दे रहे हैं कि फिजियोथेरेपी कराइए तब तक हमको जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक शब्द और इस वक्त बहुत ज़्यादा एक दो लोग हमें जानकार भी हैं जिनको ये इस बीमारी से वो जूझ भी रहे हैं, बोन टीबी। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, सिम्टम्स इसके कैसे पता चलते हैं बोन टीबी के? जी, देखिए बोन टीबी जो है वो एक तरीके का इन्फेक्शन है। हाँ। जिसको बोन इन्फेक्शन के रूप में आप देख सकते हैं। हाँ। और जो इन्फेक्शन होता है हड्डियों के अंदर वो या तो भाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, सबसे कॉमन तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अन्य तत्व भी इन्फेक्शन पैदा करते हैं, जैसे कि कभी कभी वायरल इन्फेक्शन होता है चिकनगुनिया वगैरह में, या फंगल इन्फेक्शन होता है जिसको कि माइसेटोमा कहा जाता है। और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें कुछ एक्यूट इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें कि तत्काल तौर पे ऑस्टियोमाइलाइटिस की शिकायत या आर्थराइटिस की शिकायत हो जाती है। कुछ क्रॉनिक इन्फेक्शन होते हैं, इस क्रॉनिक इन्फेक्शन में टीबी एक इन्फेक्शन है। अब चूंकि टीबी जो है जैसे बाकी जगहों पे हो सकती है, जैसे कि फेफड़े की टीबी है, पेट की टीबी है, वैसे ही ये हड्डियों में भी टीबी की शिकायत हो सकती है। तो जब टीबी की शिकायत शुरू होती है तो आसपास में सबसे पहले आपको दर्द का शिकायत करेगा, जो व्यक्ति होगा उसको दर्द होगा, और ऐसा दर्द रहेगा जो कि धीरे 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 बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और चोट लगी नहीं है या चोट से हम उसको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक टीबी का सबसे प्रारंभिक लक्षण होता है। और बाद में धीरे से जाके ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के रूप में आपको प्रस्तुत हो सकता है जी, कि भाई पता चला वो हड्डी टूट गई कमज़ोर होते होते, और फिर वहाँ से आप मवाद बाहर आना शुरू हो सकता है, तो एक साइनस का फॉर्मेशन हो जाता है। पर मोर ऑफन देन नॉट वो जो है दर्द के रूप में प्रस्तुत होता है। और जैसे मान लीजिए सबसे ज़्यादा कॉमन बोन टीबी जो है स्पाइन में होता है, जिसको पॉट स्पाइन कहा जाता है। जी जी। तो रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ और बहुत सारे अपन ने सब टेस्ट करा लिए, बाकी सारी चीज़ें देख ली और कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर जो है डॉक्टर टीबी की तरफ सोचता है और उसके लिए जांचें करवाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर बिल्कुल एक चीज़ और आखिर में जाते जाते एक सवाल और भी है कि हड्डी को मजबूत रखने के लिए किन चीज़ों का हम सेवन करें अपनी दिनचर्या में, किन चीज़ों को हम शामिल करें अपने भोजन में, चाहे फल हों चाहे सब्जियां हों, कौन कौन सी हैं जो हड्डी को मजबूत बनाने में सहायता करती हैं? बिल्कुल। इसका मैं एक जो आपने सवाल पूछा है वो तो आंसर करूंगा ही। हाँ। और उसके साथ एक एडिशनल आंसर भी करूंगा कि ओवरऑल बोन का हेल्थ हम कैसे मेंटेन करें। हाँ। तो जो भोजन है, भोजन आपको न्यूट्रिशन जो रहता है, जो शरीर के लिए ज़रूरी तत्व है, जैसे कैल्शियम शरीर को ज़रूरी होता है हड्डी के लिए, वैसे ही फास्फोरस ज़रूरी होता है, वैसे ही अन्य तत्व होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। तो कैल्शियम रिच डाइट की तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। ऐसे भोजन के तत्व जिसमें कि कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है, जैसे कि दूध और अन्य डेयरी प्रोडक्ट, पनीर है, खोआ है, दही है, छाछ है, छेना है, ये सारे तत्व होते हैं जिसमें कि कैल्शियम की मात्रा काफ़ी होती है। फिर कुछ सब्जियां होती हैं जैसे कि सोयाबीन है, उसमें कैल्शियम की मात्रा काफ़ी होती है। फिर कुछ अन्य चीज़ें होती हैं जैसे कि उड़द की दाल है, हाँ। है ना, और एक पेठे वाला जो कुमड़ा जैसा एक वो होता है, उसमें भी राखिया बोलते हैं कई जगह पे, उसमें कैल्शियम होता है। मेथी में कैल्शियम काफ़ी होता है, पालक में होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसकी लिस्ट बिल्कुल इन सारी चीज़ों को शामिल करें पे उपलब्ध है। बिल्कुल सर, समय की कमी है यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि बहुत सी चीज़ें और भी जाननी थी आपसे, लेकिन यहाँ वक्त थोड़ा सा कम है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया और बहुत से ऐसी चीज़ें आपने साझा की हैं जो बहुत से लोगों को उसकी जानकारी नहीं थी अभी तक। उम्मीद करते हैं कि उनको बहुत कुछ पता चला आज हड्डी से जुड़े रोगों के बारे में और हड्डी कैसे मजबूत करें इसके बारे में। बहरहाल सेहतनामा में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।